आप सबको नमस्कार। हम अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जान रहे हैं कि जीएसटी के कौन से होते हैं, और इससे पहले हमने जीएसटी के जो टैक्स इनवॉइसेज हैं उनके बारे में डिस्कशन किया, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कौन से अकाउंट्स, कौन से खाते खोले जाने ज़रूरी हैं जीएसटी के तहत, उनके बारे में डिस्कशन किया। अब अगला टॉपिक है ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। तो हम ये जानते हैं कि जनरली बिजनेस अपने अपने सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। हो सकता है मैंने इन हाउस सॉफ्टवेयर खुद क्रिएट किया हो, या मैंने किसी और सैप के सिस्टम का सॉफ्टवेयर यूज़ किया, या मैं टैली का सिस्टम यूज़ करता हूँ। तो क्योंकि ये सिस्टम्स ऐसे हैं जो मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं, ये आपस में एक दूसरे को नहीं पढ़ सकते, तो इनके बीच में कोई कनेक्टर नहीं है। तो अगर मैं कोई इनवॉइस इशू कर रहा हूँ तो हो सकता है आपका सिस्टम उस चीज़ को ना पढ़ पाए, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, अलग अलग अकाउंटिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। 300 से ज़्यादा हैं भारत के अंदर। तो अगर इनके अंदर कोई कनेक्टर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन के ट्रांजिट में दिक्कत आएगी। इसलिए ई इनवॉइसिंग को लाया गया, जो कि एक मशीन रीडेबिलिटी यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन फॉर्मेट है, जिसमें इंटरऑपरेबिलिटी यानी ई इनवॉइसेस जो हैं वो जीएसटी के इकोसिस्टम के तहत स्टैंडर्डाइज्ड हैं। इसके अंदर आपको कोई भी डेटा मैन्युअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूट करता है ई इनवॉइस स्कीमा के माध्यम से। एक फाइल जिसे हम जेसॉन फाइल कहते हैं, जो शायद आपने इनकम टैक्स में भी सुना होगा। जेसॉन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इस स्कीम के तहत जो है वो जो भी हमारा इनवॉइस होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली एक क्यूआर कोड के साथ जनरेट होता है, और जब इसे भेजा जाता है तो रेसिपिएंट के एंड पे भी उसको आराम से रीड किया जा सकता है, और ऑटोमेटिकली आपके सारा डेटा पॉपुलेट हो जाता है। तो आपको कहीं भी मैन्युअली मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहा जाता है ई इनवॉइस। अगला एक और टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं डेबिट और क्रेडिट नोट। हो सकता है आपने अकाउंटिंग में इसे ऑलरेडी पढ़ा होगा। अब जानते हैं जीएसटी के लिए डेबिट और क्रेडिट नोट की ज़रूरत कब पड़ती है, कब डेबिट नोट इशू किया जाता है। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस जहां पर इनवॉइस के साथ साथ डेबिट नोट या इनवॉइस के एवज में डेबिट नोट इशू किया जाता है, वो निम्न ऐसे कारण हैं। पहला, सप्लायर ने जो है जो भी डिक्लेयर्ड वैल्यू उससे कम अमाउंट के गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड किए गलती से। दूसरा, सप्लायर ने एरनेसली यानी गलती से जो टैक्स का रेट लगाया है वो कम लगा दिया है जितना अप्लाई होना था उससे। तीसरा, जो क्वांटिटी दी गई थी रेसिपेंट को, वो हो सकता है ज़्यादा डिलीवर हो गई हो टैक्स इनवॉइस में जितनी लिखी थी उससे, या कोई भी इससे मिलते जुलते कारण। वहाँ पर डेबिट नोट जो है वो इशू करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट के माध्यम से जीएसटी में इसकी अवेलमेंट मिल सकती है। इसका ठीक विपरीत क्रेडिट नोट कब इशू होता है, तो किसी भी ट्रेड या कॉमर्स के दौरान जब भी इनवॉइस इशू करते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशंस उजागर होती हैं बिजनेस में। सप्लायर ने गलती से जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो ज़्यादा लगा दी है गुड्स और सर्विसेज की जो थी उससे, या सप्लायर ने गलती से जो है वो हायर टैक्स रेट लगा दिया जितना गुड्स और सर्विसेज पे अप्लाई होता है उससे। क्वांटिटी जो दी गई थी रेसिपेंट को वो जितनी टैक्स इनवॉइस में लिखी थी उससे कम थी, या क्वालिटी जो थी गुड्स और सर्विसेज की वो रेसिपेंट उससे सेटिस्फाइड नहीं है कि आपने मुझे ख़राब माल दिया है, ख़राब सर्विसेज दी हैं, मैं इससे जो है वो सहमत नहीं हूँ। तो इन दैट केस जो भी पार्शियल या टोटल रीइंबर्समेंट है या रिफंड जो है वो दिया जाता है, वहाँ पर भी क्रेडिट नोट इशू होता है। और इससे मिलते जुलते कोई और कारण हो तो वहाँ पर भी क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है। तो अगले डॉक्यूमेंट्स जो हमने समझे वो हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब एक और नया टॉपिक है ई वे बिल यानी इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। तो आपने देखा होगा कि टोल टैक्स या टोल वाले साइड में कई बार जो है वो ट्रक्स रुके होते हैं और उनका चेकिंग हो रही होती है कि कहाँ से सामान लाए हो, कहाँ सामान लेकर जा रहे हो। तो उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिन्हें इशू पहले किया जाता है ताकि जीएसटी के डिपार्टमेंट को पहले ही खबर लग जाए कि मिस्टर एक्स का सामान इतनी क्वांटिटी में इस जगह से मिस्टर जेड के लिए जो है वो दूसरी जगह पर लेकर जाया जा रहा है, और उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जो है वो इशू किया गया है। और यूँ माने कि इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसको इशू कर दिया तो वो हमेशा के लिए वैलिड है। ये 200 किलोमीटर जो है वो एक दिन में कवर हो जाने चाहिए। अगर उसके बाद और आप टाइम लेना चाहते हैं, सेकेंड डे लेना चाहते हैं, तो उसमें और 200 किलोमीटर जो है वो जुड़ते हैं। तो इस टाइप से किलोमीटर्स के हिसाब से जो है वो उतने दिन का इलेक्ट्रॉनिक वे बिल इशू होता है, जिसके तहत वो सामान जो है डिलीवर हो जाना चाहिए। जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे राइट साइड में, वो एक ई वे बिल की कॉपी है जिसमें प्लेस ऑफ डिस्पैच, कहाँ से वो सामान जो है डिस्पैच किया जा रहा है, क्या जीएसटीआईएन नंबर है उसका, कहाँ पर डिलीवर होएगा, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट की डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स की, कितनी कीमत है उन गुड्स की, कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये पार्ट ए पार्ट बी के अंदर क्लियरली मेंशन होना ज़रूरी है। तो अगर रास्ते में कोई चीज़ कोई रोके भी तो आप ये ई वे बिल की कॉपी जो है वो दिखा सकते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट।
नाउ ई वे बिल की आवश्यकता कब होती है? तो जब भी कंसाइनमेंट की वैल्यू, कंसाइनमेंट की कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा है, जिसका मूवमेंट करना ज़रूरी है। मूवमेंट हम जानते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर जाना है, या सप्लायर से रेसिपेंट के जो है वो डिलीवर करवाना है, या रेसिपेंट के लिए सप्लायर की फैक्ट्री से रेसिपेंट की फैक्ट्री में डिलीवर करवाना है। तो ऐसे केस में गुड्स का मूवमेंट तो होना कंपलसरी है। अगर इस कंसाइनमेंट की कीमत 50,000 से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर ई वे बिल जनरेट करना ज़रूरी हो जाता है इन रिलेशन टू अ सप्लाई फॉर अ रीज़न अदर देन सप्लाई। सप्लाई को छोड़कर बाकी कारणों में भी ये इशू करना पड़ता है, जैसे कि जॉब वर्क वगैरह, या इनवर्ट सप्लाई हो रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, यानी मैं रजिस्टर्ड हूँ और मैं जिससे सामान मंगा रहा हूँ वो अनरजिस्टर्ड है, तो मुझे मेरे ऊपर ये लाइबिलिटी कि मैं ई वे बिल जो है वो टाइम पे जनरेट कर दूँ, मेरा सामान जो है वो बीच रास्ते में रुक गया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन जो इन मूवमेंट्स को कॉज करता है उसको इन्फॉर्मेशन पार्ट ए में फॉर्म GST EWB 01 के तहत इस मूवमेंट से पहले जो है वो इशू कर देनी होगी, यानी GST डिपार्टमेंट के पास पहले ही ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि आपका सामान इस जगह से चलने वाला है। इसी के साथ हमारे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, सारे रिकॉर्ड्स है, वो यहाँ पर आके कंप्लीट होते हैं। बस इतना याद रखें कि 6 साल से पहले कोई भी GST के डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। थैंक यू वेरी मच।